हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर ये वीडियो होने वाला है। तो हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो मैंने और भी पहले भी डाल रखी हुई है, पर जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता है और कुछ नई सूचनाएं निकलती नहीं जाती हैं तब तक हम ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरे द्वारा दिए हुए कंटेंट अगर आपको पसंद आए, पिछली वीडियोस आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये टीआरई 3.0 जो है वो री एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। और री एग्ज़ाम क्यों हुआ था, क्योंकि 15 मार्च को इसकी परीक्षा हुई थी और 1-2 दिन के बाद से इस परीक्षा को लीक बताया गया कि परीक्षा लीक हो चुकी थी। बहुत ही बड़े लेवल पर परीक्षा लीक हुई थी, इसी वजह से इसको रद्द किया गया। और 15 मार्च की इस परीक्षा को रद्द करने के बाद से इस परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई को हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई को, माफ करें, 19 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, मार्च से लेकर अप्रैल मई जून, यानी पूरा ओवरऑल बात करें तो 3 महीने का। तो जब भी परीक्षा लीक होती है, रद्द होती है, तो उस परीक्षा का री एग्ज़ाम होने में टाइम लगता है। क्योंकि जैसे कि आपका 4 महीने का टाइम लीक होने के बाद से लगा, ठीक वैसा ही रिजल्ट निकालने में भी टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी, आप पिछली वीडियोस को ध्यान से देखिए, मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक बताई हैं। कोई भी चीज़ें अपने मन से या भ्रमित नहीं है, न भ्रामक है, न भ्रामक धारणाओं से अवगत है। किसी भी तरीके की पूरी तरीके से ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बताई जा रही है। पेपर में पर डेट कोई जो अपडेट होती है उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो में जो भी कंटेंट बताती हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से ऑथेंटिक होते हैं। तो जितने भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप भ्रामक अवधारणाओं से दूर रहें। भ्रामक धारणाएं जो भ्रमित करती हैं, उन सभी चीज़ों से, उन वीडियो से, उन शॉर्ट से आपको दूर रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी तरीके से बीपीएससी इन भ्रामक धारणाओं का या जो भ्रामक धारणाओं से अवगत हो जाते हैं उनका किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं करती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज फिर 3 से 4 पॉइंट आपको बताऊंगी और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो और ये कंटेंट जो है वो बिल्कुल 70 से 80 स्टूडेंट से पूछताछ करने के बाद से बनाए हुए हैं। तो वीडियो को जो भी बच्चे देखते हैं या कंटेंट को देखते हैं तो महसूस करते होंगे कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। ठीक, तो इससे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आज की ये वीडियो जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बनी हुई है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आज की ये वीडियो बनी हुई है। हालांकि पिछली 2-3 वीडियोस मैंने आपको बताई हुई है, वो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को है लेकर बनी हुई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर वीडियो इसीलिए बनती है जब तक कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक जो ये एक्सपेक्टेड वर्ड है ये हमेशा कट ऑफ के आगे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कयास एक होता है, एक कयास लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना जा सकता है। लेकिन आपने बहुत सी वीडियोस, बहुत से शॉर्ट्स देख ली होंगी जिसमें आपको बताएगा कि इतना जाएगा, इतना जाएगा, पर मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। उन पॉइंट्स के बेसिस पर आप तय करेंगे कि हाँ, और स्पेशली ये वीडियो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर होता है वो एसएसटी को लेकर होता है। यहाँ साइंस वाले स्टूडेंट की बात नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल मैं सारे स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, पर स्पेसिफिक जो है ये एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है। तो आज की ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर है। दूसरा चीज़, री एग्ज़ाम हुआ था, फिर से बता देती हूँ, री एग्ज़ाम हुआ था। और जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, अगर परीक्षा रद्द हुई है, लीक हुई है और उसके बाद जब उसका री एग्ज़ाम होता है तो उसका पैटर्न हमेशा बदला जाता है। और बदला होने के साथ साथ पेपर इस बार टफ भी हुआ था और पिछली बार से पेपर का पैटर्न भी चेंज था। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी बच्चे जो 40 नंबर का हिस्ट्री और 40 नंबर का पॉलिटिकल लेकर बात करते हैं, समझिएगा, या जो भी बच्चे 40 नंबर का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट को लेकर एग्जाम देते हैं, उनका कहना ही यही था कि पिछली बार से इस बार का परीक्षा का पैटर्न जो था वो पूरी तरीके से चेंज था। अब हम इसे एक चीज़ आपको यहाँ पर एक बात बताते हैं कि जब भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ते हैं या एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, देखिए एनसीईआरटी जो होती है वो यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस लेवल की परीक्षाओं के लिए जब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ये सोचिए कि बीपीएससी के लिए भी ये रामबाण बुक साबित हो रही है। ये प्रकाशन जो एनसीईआरटी बुक्स निकालती हैं उसी के बेसिस पे आपके प्रश्न बने हुए थे। टीआरई 1.0 और 2.0 की अगर बात करें तो
पेपर का पैटर्न एनसीईआरटी बेस पे था। इस बार भी 3.0 का जो री एग्जाम हुआ है वो एनसीईआरटी बेस पे था, पर ओवरऑल पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे। समझिएगा इस चीज को, क्यों नहीं दिए हुए थे। जब हम 6 to 8, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब हम 6 to 8 की बात करते हैं तो 6 to 8 में क्या होता है कि बच्चे 10th तक एनसीईआरटी, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे इन द सेंस जिनकी तैयारी बढ़िया होती है। और देखिए आप एग्जाम देने बैठते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो आपने देखा होगा एक क्लासरूम में कम से कम 30 से 40 बच्चे बैठे होते हैं। वो 30 से 40 जो बच्चे होते हैं उनकी तैयारी अलग अलग तरह की हुई होती है। उसमें से 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जिनका लक्ष्य ही बीपीएससी होता है, और उसमें 20 से 25 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य एग्जाम देना होता है। यानी एग्जाम देना है इन द सेंस बीपीएससी का टीआरई 2.0 या 3.0 पेपर देने बैठे, और उनके दिमाग में यह है कि इसमें नहीं हुआ तो हम दूसरे में देंगे, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे। लेकिन ये जो 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही है कि मुझे इसी में जॉब पानी है, इसी में मुझे मेहनत करनी है और इसी में, तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या होती है बहुत कम, ठीक। और ऐसे स्टूडेंट की संख्या होती है बहुत ज़्यादा जो सिर्फ परीक्षा देने अटेम्प्ट करने उसको आते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट इस बात के लिए रहते हैं कि हम बस एग्जाम दे के देखते हैं कि पेपर कैसा आया, पेपर का पैटर्न कैसा आया था। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें बता रही हूँ, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ें ऐसे यहाँ देखने को मिलती हैं। अब 6 to 8 में जब हम बात करते हैं तो 6 to 8 की यानी जूनियर की जो माध्यमिक की परीक्षाएं होती हैं तो उनके लिए बच्चे क्या करते हैं 6 से लेकर 10 तक, और बहुत से बच्चे 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 तक की पुस्तकें जो है एनसीईआरटी की उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ स्मार्ट बच्चे जो ये 4 से 5 वाले बच्चे होते हैं ये पूरा 11, 12 तक की एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उनका एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं, और उनको फिर इस बात से कोई किसी तरह की कोई टॉपिक को वो छोड़ते नहीं हैं। कि अब जैसे क्या हुआ था इस बार एसएसटी का जो पेपर दिए थे बच्चे, उन्होंने बताया कि प्राचीन इतिहास हमारे सिलेबस में यानी एंशिएंट हिस्ट्री हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और आपने देखा होगा कि 2 से 3 प्रश्न आपके इस बार 40 मार्क्स में से 3 से 4 प्रश्न आपके एंशिएंट हिस्ट्री से आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन जो बिल्कुल पका पकाया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में क्लास 12 के पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है कि जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगन से देखने को मिलता है, ठीक। तो ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल चीजें बता रही हूँ। तो ये जो होते हैं, ये जो बच्चे 11, 12 की भी एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर चुके होते हैं, एक शॉर्ट नोट तैयार कर चुके होते हैं, वो बच्चे जब एग्जाम में देखने को बैठते हैं तो मेरिट क्या होती है उन्हीं बच्चों की वजह से हाई जाती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पिछली बार से पेपर का पैटर्न क्या था, चेंज था। तीसरा पॉइंट, अब एसएसटी की अच्छी तैयारी वाले बच्चे, अब यहाँ पर मैंने आपको पिछले पॉइंट में ही बता दिया कि एसएसटी की मेरिट हाई जाती है। कारण इसका ये एसएसटी की अच्छी तैयारी वाले बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं। अब ये एसएसटी में अच्छी तैयारी वाले बच्चे कौन होते हैं, ये वही 4 से 5 बच्चे होते हैं जो आप देखते हैं कि यही 4 से 5 बच्चे हर एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। 30 बच्चे या 35 बच्चे या 32 बच्चे अगर एग्जाम में बैठते हैं एक हॉल में, तो 4 से 5 बच्चों की संख्या ऐसी होती है जिनकी अच्छी तैयारी होती है। अच्छी तैयारी इन द सेंस जो ओवरऑल बिल्कुल एक टारगेट लेकर पढ़ते हैं, और उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का एक शॉर्ट नोट तैयार किए रहते हैं, और उस शॉर्ट नोट को बाकायदा बहुत उनका करंट अफेयर पे, देखिए जो जीएस में जो 40 नंबर का आता है उसमें करंट पर उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ होती है। वो तैयारी किसी और एग्जाम को लेकर बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि उनका जो लक्ष्य होता है वो बीपीएससी होता है। अब बीपीएससी में आपके पीसीएस लेवल का एग्जाम भी हो सकता है और टीआरई का भी एग्जाम हो सकता है। तो एक अच्छी पकड़ वाले बच्चे जिनकी तैयारी एसएसटी को लेकर बहुत ही अच्छी होती है, जिनकी हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में इन चारों विषय में से किसी 2 विषय पर या लगभग चारों विषयों पर एक अच्छी पकड़ होती है, वो बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं। यही कारण है कि मेरिट क्या होती है, हाई जाती है। चौथे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब क्या हुआ कि जॉब वाले अधिक अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में बैठे थे। यानी जॉब वाले कौन से, जो टीआरई 1.0 में सेलेक्ट हो चुके थे या 2.0 में सेलेक्ट हो चुके थे, वो बच्चे भी इस बार 3.0 में परीक्षा देने बैठे थे। कारण इसका क्या है, बच्चे जूनियर में देकर और अच्छी जगह जॉब चाहते हैं। यानी जो अगर देखिए ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएड और बीटीसी दोनों कर लिया है, उनका बीटीसी वाले बच्चों जो बीटीसी भी करके परीक्षा देने बैठे हैं और जो बीएड करके भी परीक्षा देने बैठे हैं, समझिए इस चीज़ को, जिनका 1.0 में सिलेक्शन हो गया प्राइमरी लेवल पर, वो बीएड की डिग्री को लगाकर
TRE 2.0 में परीक्षा देने बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी जगह पर या अपना घर परिवार जहाँ बना हुआ है वहाँ पर जॉब चाहते हैं। और ये अधिक अभ्यर्थी, इस बार जॉब वाले अधिक अभ्यर्थी यानी जो जॉब पा चुके हैं वो अब देखिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर बहुत से आंदोलन, ये वो काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि एक अभ्यर्थी हो तो एक ही रिजल्ट निकाले। लेकिन ऐसे बहुत से अभ्यर्थी आपको देखने को मिलते हैं जो प्राइमरी में सेलेक्ट हो चुके हैं पर उनको जूनियर में चाहिए या TGT में चाहिए या PGT में चाहिए। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है पर वो 1-2 दिन की छुट्टी लेकर आते हैं, एग्ज़ाम देने बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। लाइक अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन किसी गया में हुआ है लेकिन वो चाहता है कि उसका पटना में हो, तो वो वापस क्या करता है, जॉब में छुट्टी लेकर बाकायदा आता है, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं और चाहते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट, लाइक उनका अगर होम डिस्ट्रिक्ट पटना है तो वो पटना में जॉब चाहेंगे। तो इसलिए ये अभ्यर्थी ज़्यादा देखने को मिले थे। चूँकि सेलेक्टेड बच्चे हैं तो उनका जो तैयारी करने का तरीका है या जो जिस लेवल की वो तैयारी चाहते हैं और जिस लेवल की तैयारी के साथ वो चाहते हैं कि उनका PGT में सिलेक्शन हो जाए, तो वो उसी तरह की मेहनत भी करते हैं। हर नहीं कर सकते पर वो बच्चे जो होते हैं वो PGT की तैयारी के मेहनत करते हैं, यानी वो पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ते भी रहते हैं, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो भी जाता है। लेकिन आप लोगों से बार बार आग्रह यही किया जाता है कि यदि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है तो कृपया करके वो किसी दूसरे बच्चे की सीट को ना दबोचे, ना आए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट जॉब जो है वो आज के समय में सबसे बड़ी जो है समस्या बन चुकी है, सबको चाहिए। तो जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चाहते हैं, यही आग्रह किया जाता है कि जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट निकाला जाए गवर्नमेंट, वैसे ही उनसे ये भी आग्रह किया जाता है कि वो अगर जूनियर में सेलेक्टेड हैं और अगर उनको PGT में जॉब मिल रही है तो इसका मतलब उन्होंने 2 सीट क्या कर दी, बेकार कर दी। अब अपनी सीट भी उन्होंने क्या की है, बेकार की, और दूसरे की सीट। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप छोड़ दीजिए या पूरी तरीके से छोड़िए और तब दीजिए। तो ऐसा करके काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन यहाँ पर मकसद यही है कि मेरिट कहा जाना ऐसे बच्चों पर बहुत हद तक डिपेंड होता है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इन 4 पॉइंट्स के आधार पर मैं आपको आज का कट ऑफ बताती हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर होगा। अगर फिर से बता देती हूँ कि ये SST को लेकर यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। तो इन बेसिस पर सामाजिक विज्ञान का जो है कट ऑफ इतना जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मेल और फीमेल का यहाँ पर मैंने दे दिया हुआ है। बार बार मैंने आपको बताया हुआ है कि दिवाली बीत चुकी है पर बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बिहार के वहाँ के निवासी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है, बहुत अच्छी दिवाली हो सकती है, स्पेशली फीमेल के लिए। ठीक है, समझिएगा, ये फीमेल के लिए है और ये हो गई मेल के लिए। तो ये कट ऑफ जो है आपकी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जिनका निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ का बना हुआ है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये सारे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।